किसी बुक की समरी हमें हमारे दो सवालों का जवाब देती है। पहला कि हमें उसे पढ़ना चाहिए या नहीं, और दूसरा हम उसे पढ़कर क्या सीखने वाले हैं। आप इसे पढ़ने वाले हो तो ये एक भूमिका बनाती है, और अगर आप इसे पढ़ चुके हो तो ये रिवीजन करवाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम गेट पेड मोर एंड प्रमोशन फास्टर के समरी और रिव्यू पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक ब्रायन ट्रेसी हैं, जिन्होंने मैक्सिमम अचीवमेंट और ईट दैट फ्रॉग जैसी बेहतरीन किताबें भी लिखी हैं। लेखक ह्यूमन पोटेंशियल और पर्सनल इफेक्टिवनेस का विकास करने वाले अमेरिका के लीडिंग अथॉरिटी में से एक है। यह किताब हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए डिसिप्लिन और दृढ़ संकल्प विकसित करने में मदद करेगी, हमें समाज में सम्मान दिलवाने में मददगार होगी, करियर में तेजी से आगे बढ़ने और सफल होने का तरीका सिखाएगी। हम अपने स्ट्रेंथ को पहचान कर अपने लिए बेहतर प्रायोरिटीज सेट कर पाएंगे, क्रिएटिव आइडियाज डेवलप कर हाई वैल्यू टास्क पर फोकस कर पाएंगे। तो अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, और दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। गेट पेड मोर एंड प्रमोशन फास्टर लेखक के अनुभव पर आधारित है। इस किताब को 21 भाग में बांटा गया है, जिनमें उन बेहतरीन 21 तरीकों का व्याख्यान है जो हमें हमारे करियर में आगे बढ़ने में मददगार होंगे। आइए बारी बारी से जानते हैं इनके बारे में। चैप्टर 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। As Napoleon Hill said, the world has a habit of making room for the man whose words and actions show that he knows where he is going. जो हम सोचते हैं वो सब कर सकते हैं, बस हमें अपने प्रतिभा और योग्यता को एनालाइज करके ये डिसाइड करने की जरूरत है कि हमें वास्तव में क्या करना पसंद है, और फिर अपना सारा ध्यान उस कार्य की ओर केंद्रित कर देना चाहिए। हर व्यक्ति जन्म से ही सफलता पाने के लिए इंजीनियर्ड रहता है, बस हमें अपने अंदर के टैलेंट और स्किल्स को खोजने की जरूरत है। हमें आइडियलाइजेशन के प्रोसेस को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसमें हम अपने आप को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करके अगले 5 साल बाद हमारा पोजीशन, जॉब, इनकम क्या होना चाहिए यह जानकर उसे हासिल करने का प्लान बनाकर प्रयास में लग जाना चाहिए। हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हमारे सुखद क्षण को याद करके उन क्षण को दोबारा उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम चैलेंजिंग काम को एंजॉय करके करते हैं, तब हमें हमारे महान लक्ष्य को पाने में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें जीरो बेस्ड थिंकिंग को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसमें हमें अपने अंतर्मन से यह पूछना चाहिए कि क्या हम अपने जॉब, बॉस, कोवर्कर्स, इनकम्स, पोजीशन, इन सब से संतुष्ट हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो मुबारक हो, आप सही जगह हैं और बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो फिर हमें इस पे विचार करना चाहिए कि कैसे और कितने जल्दी हम इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। हमें अपने आइडियल करियर को ढूंढने और उस पे काम करने से पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से लग जाना चाहिए। इसकी शुरुआत हम ड्रीम लिस्ट से कर सकते हैं, जिसमें हमें अपने आइडियल जॉब, सैलरी, पोजीशन के बारे में लिखना चाहिए जो हम चाहते हैं। हमें यह इमेजिन करना चाहिए कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, टाइम सब कुछ है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है। चैप्टर 2, सेलेक्ट द राइट कंपनी। As W. Clement Stone said, the choice is yours. You hold the tiller. You can steer the course you choose in the direction of where you want to be today, tomorrow, or in a distant time to come. अर्थव्यवस्था के इस परिवर्तनशील समय में भी कुछ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक एवरेज व्यक्ति की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने वालों को काम करने का अवसर भी दे रहे हैं। लेकिन ऑटोमेशन, नई टेक्नोलॉजीज, कस्टमर्स की बढ़ती प्राथमिकताएं और प्रतिस्पर्धा के कारण इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज आगे आने वाले वर्षों में बंद हो जाएंगी। ऐसे में हमें अपने बेहतर करियर के चुनाव के लिए सबसे पहले अपने फील्ड के हाई ग्रोथ और लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज की सेपरेट लिस्ट तैयार करनी चाहिए, और फिर सारा ध्यान हमें हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज की ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी इनकम, प्रमोशन और जॉब सिक्योरिटी सिर्फ वहीं से मिल सकती है। हमारी प्रतिभा और क्षमता एक बहुमूल्य संसाधन है, और हम इसमें निवेश करके नौकरी के बाजार में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। हमारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल एनर्जीज ह्यूमन कैपिटल की तरह होते हैं, जिन्हें सही जगह एलोकेट करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब हम अपने फील्ड के बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में मनपसंद जॉब कर रहे होते, उस वक्त हम अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने काम पे केंद्रित करके अपने वैल्यूज को बढ़ाते रहने का प्रयास करते हैं, और इस रणनीति से हम कम समय में परफेक्ट पोजीशन, अच्छी सैलरी और प्रमोशन पाते हैं। हमें अभी इसी वक्त से अपने फील्ड की बेस्ट इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके उसे ज्वाइन करने का प्रयास में लग जाना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस पर रिसर्च, काम कर रहे एम्प्लॉइज का फीडबैक लेना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि उसे ज्वाइन करने के लिए कौन सी स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है, और हमें उस पर काम कर उसे बेहतर करना चाहिए। चैप्टर 3, चूज द राइट बॉस। As J. Martin Cohe said, the greatest power that a person possesses is the power to choose. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना एक बिजनेस मैरिज की तरह होता है, और बॉस हमारे बिजनेस स्पाउस की तरह। बॉस का हमारे प्रति सकारात्मक व्यवहार और दृष्टिकोण हमारे पर्सनल और वर्क लाइफ दोनों के लिए ही मददगार होता है। हमें कंपनी के चुनाव की तरह
ही अपने बॉस का चुनाव भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जॉब सर्च करते वक्त हमें अपने होने वाले बॉस से सवाल पूछकर ये एश्योर करना चाहिए कि हम जिनके साथ काम करने जा रहे वो पॉजिटिव, फ्रेंडली और सपोर्टिव हैं और हमारे करियर को इनहेंस करने में हमारी मदद करेंगे। हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त होना चाहिए कि हम भविष्य में उनका सम्मान कर पाएंगे। एक अच्छे बॉस की पहचान हम उनके हाई इंटीग्रिटी, प्रॉमिस कीपिंग एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। अच्छे बॉस जब हमें कोई भी टास्क देते हैं तो वो एश्योर करते हैं कि हम उसे अच्छे से समझ लिए हैं। वो हमारे आइडियाज, ओपिनियंस और इनपुट को सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। वो विचारशील और केयरिंग होते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, एज ए मेंटर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक अच्छे बॉस से हम ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनके प्रेजेंस से हमें कॉन्फिडेंस महसूस होता है। हमें अपने बॉस को बताना चाहिए कि हम कैसे और ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उनसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाने के आइडियाज शेयर करने चाहिए। हमें उन्हें फीडबैक देना चाहिए। हमारा अच्छे कंपनी में अच्छे बॉस के साथ काम करना हमें खुश और रिलैक्स करता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और वैल्यू दोनों बढ़ती है। चैप्टर 4, डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। As James Allen said, every man is where he is by the law of his being. The thoughts he has built into his character have brought him there. हमारी सफलता हमारे एटीट्यूड और पर्सनैलिटी पर निर्भर करती है। हमारी प्रोग्रेस, सैलरी, प्रमोशन इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास के लोग हमें कितना पसंद करते हैं और कितनी मदद करना चाहते हैं। जब हम हंसमुख और आशावादी होते हैं तो हमें ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार और टीम प्लेयर स्पिरिट हमारे करियर में सफलता का एक इम्पोर्टेंट निर्धारक होता है और इससे हमारा पे और प्रमोशन प्रभावित होता है। हमें अपने सहकर्मियों के साथ हमेशा पॉजिटिव, प्लीजेंट और सपोर्टिव रहना चाहिए, जिससे लोगों की सहानुभूति हमारे साथ रहती है और वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं और हमारे सुपीरियर्स हमें नोटिस और अप्रिशिएट करते हैं। हमें स्ट्रेस के वक्त भी शांत दिमाग से अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचकर हम और भी प्रभावी, आशावादी और सफल बनते हैं। हमारा सकारात्मक एटीट्यूड कठिन वक्त में भी आशावादी बनने और उसे अवसर में बदलने की प्रेरणा देता है, जिससे हम फ्यूचर और एक्शन ओरिएंटेड बनते हैं। हमें हर कठिन स्थिति में रिएक्शन देने से पहले 10 तक काउंट करना चाहिए और फिर सोच समझकर जवाब देना चाहिए। हमें 21 डे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डाइट को आजमाना चाहिए। यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आप को सकारात्मक व्यक्तित्व वाला इंसान बनाएंगे, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, ब्लेम और गॉसिप जैसी बुरी आदतों का त्याग करेंगे और 22वें दिन हम एक ऐसी आदत डेवलप कर लेंगे जो हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। चैप्टर 5, क्रिएट अ सक्सेसफुल इमेज। As writer said, most people are highly visual. They therefore judge you by the way you look on the outside, the same way you judge them. हमारा अच्छा अपीयरेंस हमें अच्छा पे, प्रमोशन और सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। सामने वाले व्यक्ति पे हमारा पहला इंप्रेशन हमारे पहनावे और ग्रूमिंग से ही पड़ता है और उसे देखकर वो अपने मन में हमारे चरित्र की वैसी ही धारणा बना लेता है। हमारा अपीयरेंस प्रशंसनीय होना चाहिए क्योंकि यह हमारे करियर को प्रभावित करता है। हमें अपने अपीयरेंस का चुनाव बहुत सावधानीपूर्वक और इस विचार के साथ करना चाहिए कि हम अपने आप को समाज में कैसा दिखाना पसंद करते हैं। यह हमारी ही जिम्मेदारी है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो वो हमारे अपीयरेंस को देखकर पहले 4 सेकंड में हमें जज कर लेता है और अगले 30 सेकंड में वो हमारे प्रति अपने ओपिनियन को फाइनलाइज भी कर लेता है। हमें हमेशा सफलता के लिए ड्रेसअप करना चाहिए। हमें अपने कंपनी के टॉप पोजीशंस के लोगों के अपीयरेंस को फॉलो करना चाहिए और अपने पोजीशन से कम 2 लेवल ऊपर के व्यक्ति की तरह ड्रेसअप होना चाहिए। ऐसा करके हम अपने सुपीरियर्स का ध्यान अपने ओर केंद्रित कर सकते हैं और हमारे प्रमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मददगार साबित होता है। हमें अपीयरेंस डिसाइड करते वक्त कलर कॉम्बिनेशंस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा ड्रेसअप करके हम और भी कैपेबल और कॉम्पिटेंट हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस हमें और सफल बनाता है। जब हमारा अपीयरेंस प्रभावी होता है उस वक्त हमारे सुपीरियर्स भी हमें क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स से इंट्रोड्यूस करवाने में गर्व महसूस करते हैं, जिससे हमारे करियर को ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और हम वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट फील करते हैं। अच्छे प्रोफेशनल इमेज के लिए आप जॉन मॉली द्वारा लिखी ड्रेस फॉर सक्सेस फॉर मेन एंड वुमेन को पढ़ सकते हैं। अगर ये आप हमसे सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 6, स्टार्ट अर्लियर, वर्क हार्डर एंड स्टे लेटर। द एंड ऑफ लाइफ इज लाइफ. Life is action. The use of one's powers and to use them to their height is our joy and duty. अपने सुपीरियर्स का अटेंशन, एक अच्छा रेपुटेशन और अपने करियर में जल्दी सफल होने का फॉर्मूला ही हार्ड वर्क है। हमें हार्ड वर्क के फॉर्मूला को अपनाना चाहिए। अपने समय को बर्बाद किए बिना अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित कर देना चाहिए। हमें अपने प्रायोरिटीज को सेट करके अपना कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए। इस फॉर्मूला को अपने जीवन में शामिल करते ही
हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल एसेट बन जाते हैं। हमें कम समय में ज्यादा इफेक्टिवली टास्क को पूरा करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जल्दी पाने के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते रहनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब कंपनी हम पे इन्वेस्ट करने लगती है, हमें अपग्रेड करने के लिए हायर एजुकेशन, प्रमोशन और अच्छी सैलरी देती है। किसी भी फील्ड में शिखर पे पहुंचे लोग एवरेज लोगों से ज्यादा घंटे काम करते हैं। हमारा अपने टास्क में एक्स्ट्रा एफर्ट्स और टाइम लगाना हमें और ज्यादा सफल बनाता है। हमें ऑफिस में होने वाले डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करके अपना फोकस क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कामों में लगाना चाहिए। हमें ऑफिस में पर्सनल काम नहीं करना चाहिए, हमें गॉसिप नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आप से बैक टू वर्क कहते रहना चाहिए, जिससे हमारी ताल मटोल की आदत खत्म हो जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने समय को बर्बाद किए बिना हार्ड और स्मार्ट वर्क करते हैं। चैप्टर 7 पुश टू फ्रंट। As Ralph Ransom said, man was created as a being who should constantly keep improving, a being who on reaching one goal set a higher one. यह जीवन एक कंपटीशन की तरह है और हमारा कंपटीशन हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमारी ही तरह सफल होना चाहते हैं। ऐसे में हमें हमेशा अपने में सुधार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमेशा अलग अलग जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और हर असाइनमेंट में वॉलंटियर करना चाहिए। ज्यादातर लोग एक सिंपल स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं जानते। वो ये है कि हमें अपने बॉस को उस टास्क में सपोर्ट करना चाहिए जो उनके लिए इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट गोल से जुड़ा होता है, और टास्क मिलने पर उसे पूरे ईमानदारी से वक्त पे खत्म करना चाहिए। जितना ज्यादा काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमें देता है, उतना ज्यादा हमें एक्सपोजर मिलता है, हमारा नॉलेज और स्किल्स बढ़ता है और हम अपने करियर के शिखर के नजदीक पहुंचते हैं। हमें कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए अपने बॉस से क्रिएटिव आइडिया शेयर करना चाहिए और आइडिया पसंद आने पे बेहिचक उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने का मौका भी मांगना चाहिए। हमें हर टास्क को एक टेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए और हर बार उसे इफेक्टिवली पूरा करके हम अपने करियर में एक लेवल ऊपर बढ़ जाते हैं। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देकर वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारा अच्छा रेपुटेशन बनता है और हमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही टर्म्स में बेनिफिट होता है। चैप्टर 8 आस्क फॉर व्हाट यू वांट। एज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सेड, द पीपल हु गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड are the people who get up and look for the circumstances they want, and if they can't find them, make them. हम जो चाहते हैं उसके बारे में पूछकर हम अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। हमें बेहतर सैलरी, प्रमोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी चाहिए उसके बारे में हमें यूनिक तरीके से पूछना चाहिए और हम इसके काबिल क्यों हैं ये जस्टिफाई करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें अपने बॉस या सुपीरियर से कुछ भी कॉन्फिडेंस और करेज के साथ पूछना चाहिए ताकि हमें जवाब सकारात्मक ही मिले। हम जितना ज्यादा पूछते हैं उतना ज्यादा सफल होते हैं। कुछ भी पूछने से पहले हमें यह विचार जरूर करना चाहिए कि हम जो पूछ रहे वो क्यों चाहते हैं और उसे पाकर अपने करियर में कहां तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 9 गार्ड योर इंटीग्रिटी एज ए सेक्रेट थिंग। एज ऑरिसन स्वेट सेड, एवरी जर्म ऑफ गुडनेस विल एट लास्ट स्ट्रगल इनटू ब्लूम एंड फ्रूटेज। ट्रू सक्सेस फॉलोज एवरी राइट स्टेप। हमारी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी हमारे रेपुटेशन के लिए वो मानक है जिससे हमारे करियर में सफलता का निर्धारण होता है। हमें अपने इंटीग्रिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, विश्वास की कड़ी एक अहम भूमिका निभाती है। हम इस कड़ी को जितना ज्यादा मजबूत रखेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे। जैसे हमारा कैरेक्टर और रेपुटेशन हमारे करियर के लिए वैल्यूएबल एसेट होता है, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वैल्यूएबल एसेट उसका रेपुटेशन ही होता है, जिससे उसके कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स उसे जानते हैं। कैरेक्टर के 3 मेजर की एलिमेंट्स होते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला, ट्रुथफुलनेस होता है। हमें हमेशा सही कमिटमेंट करना चाहिए और अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। दूसरा, डिपेंडेबिलिटी होता है। हमें अपना कैरेक्टर ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे वैल्यूज की वजह से लोग हम पे डिपेंडेबल हो जाएं। तीसरा, लॉयल्टी होता है। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहना चाहिए और बॉस, कंपनी, कोवर्कर्स, प्रोडक्ट्स को कभी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करके अपने आप से और दूसरों से हमेशा सच बोलना चाहिए। जब हम पूरे इंटीग्रिटी के साथ रहते हैं तब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम दोनों ही बढ़ने लगता है, जिससे हम सकारात्मक और शक्तिशाली महसूस करते हैं और हमारा सम्मान भी बढ़ता है। हमें अपने किए वादों पे हमेशा खरे उतरना चाहिए। चैप्टर 10 थिंक अबाउट द फ्यूचर। एज मैक्सवेल माल्स सेड, विजुअलाइज दीज थिंग्स दैट यू वांट, सी इट, फील इट एंड बिलीव इन इट। मेक योर मेंटल ब्लूप्रिंट एंड देन बिगिन टू बिल्ड। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमें हमेशा अपने महान लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम जितना ज्यादा अपने लक्ष्य को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा हमारे फीलिंग्स और एक्शन पे पड़ता है और हम
उसे अपनी ओर जल्दी आकर्षित करते हैं। हमें सफल बनने के लिए सुनहरे भविष्य की कल्पना करनी चाहिए, सपनों को सच्चाई में बदलने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करके हम वो बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। हमें फ्यूचर ओरिएंटेड बनना चाहिए और उसके लिए हमें अपने जीवन और करियर दोनों के लिए ही लॉन्ग टर्म विजन बनाना चाहिए। हम अपने आप को आज से 5, 15 या 20 साल बाद कहां देखना चाहते हैं, उस पर विचार करके वहां पहुंचने की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। हम आइडियलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाकर, जैसे अपने आइडियल फ्यूचर के बारे में कल्पना करके, आसानी से फ्यूचर ओरिएंटेड बन सकते हैं। हमें कैसा करियर चाहिए, कैसे लोगों के साथ काम करना है, कौन सी स्किल्स चाहिए, इन सब के बारे में आदर्श कल्पना करके अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। हमें गैप एनालिसिस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसमें अभी की मौजूदा स्थिति की तुलना हम अपने 5 साल बाद की आदर्श काल्पनिक स्थिति से करके और अंतर को खोजकर उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं। एज पीटर ड्रकर सेड, द वेरी बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट। हमारा विजन जितना क्लियर होता है, हम उतना अपने लक्ष्य के करीब होते हैं, फिर चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में भी आदर्श कल्पना करके उसे लाभप्रद बनाने के प्रयास में जुटे रहना चाहिए। हम जितना ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे, उतना ज्यादा हमारे सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और हम अपने जीवन को, अपने करियर को कंट्रोल कर सकेंगे। चैप्टर 11, फोकस ऑन योर गोल्स। एज अर्ल नाइटिंगेल सेड, पीपल विद गोल्स सक्सीड बिकॉज दे नो वेयर दे आर गोइंग। हमें हर कदम पे अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति क्लैरिटी रखनी चाहिए। इससे ही हमें पता चलता है कि हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है और हम उसे कैसे पाएंगे। अगर हमारा लक्ष्य और उसे पाने का तरीका क्लियर है, तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने लक्ष्य को सेट कर उसे अचीव करने के लिए आइए जानते हैं 7 स्टेप फॉर्मूला के बारे में। स्टेप 1, हमें स्पेसिफिकली ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी होनी चाहिए। स्टेप 2, हम जो चाहते हैं उसे एक पेपर पे लिखकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे सकते हैं और ऐसा हमें करना चाहिए। स्टेप 3, लक्ष्य निर्धारित करते वक्त उसके साथ उसे पूरा करने की समय सीमा भी निर्धारित करनी चाहिए। स्टेप 4, हमें हर आइडिया जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब लाती है उसकी लिस्ट बनाकर अपग्रेड करते रहना चाहिए। स्टेप 5, हमें अपने लक्ष्य के नजदीक लाने वाले हर टास्क को प्रायोरिटाइज करते रहना चाहिए। स्टेप 6, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना टाल मटोल के तुरंत एक्शन लेना चाहिए। स्टेप 7, हमें अपने स्किल्स पे हर रोज काम करना चाहिए, जिससे हमारे शक्तियों का संवेग विकसित होता है। हमें सफलता की क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। हम जितना ज्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे, उतना ज्यादा फोकस्ड होंगे। जितना ज्यादा फोकस्ड होंगे, उतना कम टाइम वेस्ट करेंगे और जितना कम टाइम वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा वैल्यूएबल और जल्दी सफल होंगे। हमारा गोल ओरिएंटेड एटीट्यूड हमें भीड़ से अलग करता है और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमारी ओर अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 12, कंसंट्रेट ऑन रिजल्ट्स। As Thomas Edison said, the first requisite of success is the ability. Go apply your physical and mental energies to one problem or goal incessantly without growing weary. हमारे करियर में क्वालिफिकेशन का प्रभाव कॉलेज पास आउट होने के 2 साल बाद तक ही रहता है। उसके बाद हमारे एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस की क्षमता और उसके रिजल्ट्स मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हम बहुत से सफल लोगों को देखते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन तो बेसिक ही रहती है, लेकिन अपनी मेहनत और स्किल्स के दम पर वो अपने फील्ड के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए हमें अपने आप से ये 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, हमारा कौन सा टास्क या एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू जोड़ता है। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा टास्क है जो सिर्फ हम कर सकते हैं और उससे हमारी कंपनी में क्या पॉजिटिव डिफरेंस आता है। तीसरा सवाल, समय का सबसे बेहतर सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। जब हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन जिम्मेदारियों को देती है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, तो हमें गर्व और खुश महसूस करके उत्साह के साथ उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। हमें हमारे स्किल्स के लिए 2 लिस्ट बनानी चाहिए। पहले लिस्ट में हमें उन स्किल्स को लिखना चाहिए जिनमें हम निपुण हैं और दूसरे लिस्ट में हमें उन स्किल्स को लिखना चाहिए जो हमें अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए सीखना है। हमें अपने इनपुट और आउटपुट का समय समय पर रिव्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जितना एफिशिएंटली अपने टास्क को पूरा करते हैं, उतना ज्यादा हमें नई जिम्मेदारियां मिलती हैं और अपने करियर में सफल होते हैं। Chapter 13, Be a Problem Solver. As Ralph Waldo said, the power which resides in man is new in nature and none but he knows what that is which he can do, nor does he know until he has tried. हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स नेचुरल और अनएवॉइडेबल होती ही है और हमें उन प्रॉब्लम्स से घबराए बिना उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करना चाहिए। ऐसे समय में हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। जब हमारा एटीट्यूड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, तब हमारी वैल्यू और बढ़ जाती है। हम और ज्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं।
प्रॉब्लम्स आने पर हमें ब्लेम करने के बजाय उसे फिक्स करने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। हमें हमारे दिमाग के डिजाइन को समझना चाहिए। हम जितना ज्यादा जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो चीज हमें मिल जाती है। अब फैसला हमारा ही है, हम पॉजिटिव सोचेंगे या निगेटिव, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे या फिर सॉल्यूशन के बारे में। हमारा सॉल्यूशन खोजकर किसी प्रॉब्लम को फिक्स करना हमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, जिससे हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करके लक्ष्य प्राप्त करने का साहस मिलता है। हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड हमारे सुपीरियर्स कोवर्कर्स पसंद करते हैं और ये हमारी लीडरशिप क्वालिटी को भी दर्शाता है। एज वी ऑल नो, लीडरशिप इज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आने पर हमें शांत दिमाग से उसके सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हर प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन के साथ ही आती है। चैप्टर 14, अनलॉक योर इनबॉर्न क्रिएटिविटी। एज जे पॉल गेटी सेड, द मैन हु कम्स अप विद अ मींस फॉर डूइंग और प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग बेटर, फास्ट और मोर इकोनॉमिकली हैज हिज फ्यूचर एंड हिज फॉर्च्यून फिंगर टिप्स। हमें हमारी आइडियाज और इनोवेशंस की क्षमता को डेवलप करके और क्रिएटिविटी का प्रयोग करके किसी टास्क को जल्दी और कम लागत में खत्म करना चाहिए। जैसे हमारे बॉडी के मसल्स के लिए फिजिकल एक्सरसाइज होती है, वैसे ही क्रिएटिविटी के मसल्स के लिए माइंड एक्सरसाइज होती है। ज्यादा और इनोवेटिव सोचकर हम अपने क्रिएटिविटी मसल्स को मजबूत कर सकते हैं। अपने फील्ड में ज्यादा सफल लोग वो होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्रिएटिव आइडियाज का प्रयोग करते हैं। हमें अपने क्रिएटिव पोटेंशियल्स को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रयोग करना सीखना चाहिए। हम अच्छी बुक्स, मैगजीन्स पढ़कर और लोगों के एक्सपीरियंसेस को समझकर क्रिएटिव बन सकते हैं। क्रिएटिविटी और सक्सेस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। आइए क्रोनोलॉजी समझते हैं। ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज ज्यादा इंप्रूवमेंट, ज्यादा इंप्रूवमेंट ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा सक्सेस। हम सबके अंदर क्रिएटिव पावर होता है, हमें उसे जागृत करने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए हमारे गोल्स, सॉल्यूशंस, क्वेश्चन के प्रति क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। चैप्टर 15, पुट पीपल फर्स्ट इन एवरीथिंग। एज एल्बर्ट स्विजर सेड, there is no higher religion than human service. To work for the common good is the greatest creed. हमारे सफलता का लेवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने लोगों को जानते हैं और कितने लोग हमें पसंद करते हैं। जितना ज्यादा लोग हमें पसंद और हमारी इज्जत करते हैं, सफल होने का उतना ज्यादा दरवाजा भी खुलता है। हमें पीपल ओरिएंटेड बनना चाहिए और सामने वाले के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। हमें हर व्यक्ति के साथ विनम्र, दयालु और विचारशील रहना चाहिए और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें मानवीय मामले में पारस्परिकता के नियम को समझना चाहिए। जैसे हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, हमें बदले में भी वैसा ही व्यवहार मिलता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमें पारस्परिकता के इस नियम को अपने करियर में भी लागू करना चाहिए और ऐसा हम दूसरों की मदद करके, कॉन्टेक्ट्स बढ़ाकर, बिजनेस एसोसिएशन ज्वाइन करके कर सकते हैं। हमें फेवर करने वालों को हमेशा हमें पे बैक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट देते रहना चाहिए, जैसे उनके अपीयरेंस, अचीवमेंट पे। एज अब्राहम लिंकन सेड, एवरीबॉडी लाइक्स अ कॉम्प्लीमेंट। हमें फ्रेंडली और हेल्पफुल रहना चाहिए और हमेशा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, खासकर उन्हें थैंक्स बोलकर जो हमारे लिए कुछ करते हैं। हमें अपने बॉस, कोवर्कर्स, पार्टनर्स सबके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने बिजनेस के वैल्यूएबल कस्टमर्स के साथ करते हैं। जब हम किसी को इंपॉर्टेंट फील करवा रहे होते, उस वक्त हम वाकई में अपने सपोर्टर्स को बढ़ा रहे होते हैं। हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए देने की भावना का महत्व समझना चाहिए। जब हमारा व्यक्तित्व प्रशंसनीय होता है, तब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 16, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कंटिन्यूअली। एज विल्फ्रेड पीटरसन सेड, लेट मी लुक अपवर्ड इनटू द ब्रांचेस ऑफ द टॉवरिंग ओक एंड नो दैट इट ग्रू एंड स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट ग्रू स्लोली एंड विन। हमें जीवन पर्यंत सीखते रहने चाहिए। हमारी ये आदत हमें भीड़ से अलग करती है और बाकी लोगों से आगे तेजी से निकलने में मदद करती है। जब हम हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर सीख रहे होते, तो हमें हमारे करियर में पर्सनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। हमें यह जानना जरूरी है कि जो नॉलेज या स्किल्स हम आज जानते हैं, हो सकता है 5 साल बाद वो हमारे करियर को आगे बढ़ाने में इतना रिलेवेंट ना हो। ऐसे में हमें रोज समय और मांग के मुताबिक नई स्किल्स सीखकर अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। एज पेट रिले सेड, इफ यू आर नॉट गेटिंग बेटर, यू आर गेटिंग वर्स। अगर हम अपने नॉलेज और स्किल्स को समय समय पर अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हम उनसे मिलते ही हार सकते हैं जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे होंगे। जब हम अपने आप को अपडेटेड और अपग्रेडेड रखते हैं, उस वक्त हम होने वाले बदलाव के स्वामी बन जाते हैं। हमेशा सीखते रहने की 3 कुंजी होती है। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहली कुंजी, हमें हमेशा समय निकालकर कुछ वैल्यूएबल पढ़ते रहना चाहिए। इससे हम वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। दूसरी कुंजी, हमें रोज मोटिवेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुनना चाहिए। इससे हमारी आंतरिक प्रेरणा जागृत होती है। तीसरी कुंजी,
हमें सेमिनार या कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए, इससे हमारे स्किल्स अपग्रेड होते हैं। इन 3 कुंजियों से हमें ढेर सारे आइडियाज मिलते हैं जो हमें हमारे करियर में सफल बनाते हैं। हमें अपना पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में कॉम्पिटेंट बन सकते हैं। चैप्टर 17, कमिट टू एक्सीलेंस। एज विंस लोम्बार्डी सेड, योर सक्सेस इन लाइफ विल बी डिटरमाइंड मोर बाय द डेप्थ ऑफ योर कमिटमेंट टू एक्सीलेंस देन बाय एनी अदर फैक्टर, नो मैटर व्हाट योर चूजन फील्ड। हमें यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमें अपने फील्ड के टॉप 10% लोगों से जुड़ना चाहिए। उनसे गाइडेंस लेने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। बस एक बात याद रखनी चाहिए कि वो आज कितने भी शीर्ष पे क्यों ना हो, शुरुआत तो नीचे से ही किए होंगे। हमें अपने वर्क लाइफ में हमारे की रिजल्ट एरियाज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिस पे फोकस करके हम सफल हो सकते हैं। हमारा हर की रिजल्ट एरियाज में सर्वश्रेष्ठ देना हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि हमें कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है जो हमारे करियर को आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। उसे खोजकर हमें उसे इंप्रूव करने में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। हमें हमारे किसी भी टास्क में क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और हमेशा उसके प्रति कमिटेड रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड ही एक्सीलेंट परफॉर्मर का बन जाता है, जिसे हमें समय समय पर अपग्रेड करते रहना चाहिए। हमें अपने हर एक्शंस के की रिजल्ट्स को जो हम चाहते हैं उसे समय समय पर एग्जामिन करते रहना चाहिए और अपने स्किल्स को खोजकर उसमें महारत हासिल करनी चाहिए। चैप्टर 18, कंसंट्रेट ऑन द कस्टमर। As Woodrow Wilson said, no man has ever risen to the real stature of spiritual manhood until he has found that it is finer to serve somebody else than it is to serve himself. किसी भी बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य नए कस्टमर्स बनाना और उन्हें अपने साथ जोड़े रखना होता है, और हमारा बिजनेस सफल और लाभदायक तभी होता है जब हम अपना सारा ध्यान अपने कस्टमर्स के संतुष्टि पर केंद्रित करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कस्टमर ही हमारे बॉस होते हैं, जिनकी वजह से हमें सैलरी मिलती है, जो असंतुष्ट होने पर हमें कभी भी फायर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विस को लेना बंद करके। कस्टमर्स की परिभाषा देखें तो कस्टमर्स वो होते हैं जो अपनी जरूरतों की संतुष्टि के लिए हम पर और हम हमारी जरूरतों की संतुष्टि के लिए उन पर निर्भर होते हैं। हमें हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने बॉस, कोवर्कर्स, स्टाफ्स, हर किसी को कस्टमर्स की ही तरह समझकर उन्हें बेहतर सर्विस देने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता ही इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने कस्टमर्स को कितने अच्छे से सर्व और सेटिस्फाई करते हैं। आइए जानते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के 4 लेवल्स के बारे में, जिससे हमें यह पता चलता है कि हम कहां स्टैंड करते हैं। पहले लेवल में हमें हमारे कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने का प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरे लेवल्स में हमें हमारे कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन से बढ़कर उन्हें सर्विस देनी चाहिए। तीसरे लेवल में हमारे कस्टमर्स को हमारे रवैये से प्रोडक्ट या सर्विस में एक्स्ट्रा देकर खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। चौथे लेवल में हमें अपने कस्टमर्स के ऊपर ऐसा सकारात्मक प्रभाव बनाना चाहिए कि वो हमेशा हमसे ही जुड़े रहें और माउथ पब्लिसिटी करके और लोगों को भी हमारे साथ जोड़ें। चैप्टर 19, फोकस ऑन द बॉटम लाइन। एज चार्ल्स फिलमोर सेड, मैन who accomplish great things in the industrial world are those who have faith in the money producing power of their ideas. हमें किसी भी कार्य का निष्पादन उसके जमीनी स्तर पे ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए और यही हमारे करियर के सफलता की कुंजी साबित होती है। हमारे उज्जवल भविष्य की कुंजी हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एटीट्यूड होता है। हमें लगातार अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसी सोच हमें उत्कृष्ट व्यक्तित्व का स्वामी बनाती है। हमारी अच्छी सैलरी, प्रमोशन, सुविधा सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, ज्यादा सेल कर रेवेन्यू बढ़ाकर। दूसरा, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस की कीमत कम करके। हमें अपने काम को रीऑर्गेनाइज करके कम समय और लागत में खत्म करना चाहिए। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आर्थिक रूप से लाभ होता है और हमारी वैल्यू बढ़ती है। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपना समझकर ही ट्रीट करना चाहिए और हर रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रशंसा के हकदार होते हैं और हमारी मदद करने वालों की संख्या बढ़ती है। किसी भी बिजनेस के लाइफ ब्लड उसका सेल्स और कैश फ्लो होता है। हमें अपना ध्यान इन दोनों को ही बढ़ाने में केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने करियर के शीर्ष पे पहुंच सकते हैं। चैप्टर 20, डेवलप पॉजिटिव पर्सनल पावर। As Peter Drucker said, today knowledge has power. It controls access to opportunity and advancement. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शक्ति प्रदर्शन एक वास्तविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम शक्तियों को प्राप्त करके उनका प्रयोग किसी भले और सार्थक कार्य के लिए करते हैं तो हमारी ये आदत हमें दीर्घकालिक सफलता दिलवाती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में शक्ति का तात्पर्य वहां के लोगों और संसाधनों पर हमारे प्रभाव से है। वो शक्ति ही
हमें पूर्ण रूप से उस ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रित करने और फैसला लेने का अधिकार देती है। हमें हमेशा अपने सकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने और लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। हम अपने अंदर सकारात्मक शक्तियां 3 प्रकार से विकसित कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हमें अपने आप को अपने फील्ड के हर स्किल्स में एक्सीलेंट बनाकर अपने कंपनी को बेहतर रिजल्ट्स दिलवाना चाहिए। ऐसा करके हम अपने अंदर एक्सपर्ट पावर को जागृत करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमें अपना व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावी करना चाहिए ताकि लोग हमें पसंद और हमारा सम्मान करें। ऐसा करके हम अपने अंदर पर्सनैलिटी पावर को जागृत करते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हमें मेहनत करके ऐसे पोजीशन पर पहुंचना चाहिए जहां हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर फैसलों को लेने का एकाधिकार होता है। ऐसा करके हम अपने अंदर पोजीशन पावर को जागृत करते हैं। हम इन शक्तियों को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से अधिग्रहण करके उसका प्रयोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी की योग्यता विकसित होती है और हम लोगों के सहयोग और सम्मान के भागी भी बनते हैं। Chapter 21 Get the job done fast. As Abraham Lincoln said, always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other one thing. हमें एक्शन ओरिएंटेड बनकर हमेशा अपना उच्च प्रदर्शन दिखाना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड व्यक्तित्व वाले लोग इनिशिएटिव लेने और लीड करने में यकीन करते हैं। वो हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर ध्यान केंद्रित करके उसे पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं। हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज करके उसे जल्द से जल्द गुणवत्ता के साथ खत्म करना चाहिए। हमें अर्जेंसी की भावना को अपने अंदर विकसित करके हमेशा मोशन में रहना चाहिए, जिससे हमें बिना टाल मटोल किए काम खत्म करने की प्रेरणा मिलती है। हमें ज्यादा काम या जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और उसे लेकर जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। हम जितना ज्यादा काम करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस और एनर्जी उतना ही बेहतर होता है, जो हमें हमारे करियर के शीर्ष तक पहुंचाता है। हमें दी गई जिम्मेदारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हम पे भरोसा दर्शाती है। जितने ज्यादा जिम्मेदारियों का हम सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं, उतना ज्यादा हम वैल्यूएबल होते हैं और हमारी ऐसी रेपुटेशन के साथ अपने करियर के शीर्ष पे पहुंच जाते हैं। हमें हमारी छवि ऐसी विकसित करनी चाहिए कि अर्जेंसी के वक्त लोग हमें खोजें। उन्हें पता हो ये कि हम काम को कम समय, कम लागत, गुणवत्तापूर्ण खत्म करने में माहिर हैं। ऐसी छवि हमें बहुत तेजी से सफल बनाती है। तो दोस्तों, हमारा समरी सेशन यहाँ खत्म होता है। बढ़ते हैं रिव्यू सेशन की ओर। बात करें बुक के कवर पेज की तो यह डिसेंट है और वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह किताब अच्छी है और हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के तरीकों को एग्जाम्पल्स के साथ बताती है। यदि आप एक एवरेज रीडर हैं तो इसे आप 4 से 6 दिन में पढ़कर समझ सकते हैं। आप ये बुक Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको ये समरी और रिव्यू पसंद आया तो रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि और कौन सी बुक या कहानी के बारे में आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।